हेलो एवरीवन। भारतीय संविधान के 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ये सभी एग्जाम्स के रिपीटेड क्वेश्चन हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप लोग करके जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट मिलेगा सभी एग्जाम्स में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन है? देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि संविधान का जो अंतिम व्याख्याकार होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल नंबर है वो है 124। अगर यहीं पे हाई कोर्ट का पूछ लेगा तो हाई कोर्ट का जो आर्टिकल नंबर होता है वो है 214 नंबर। ठीक है, हाई कोर्ट का जिक्र 214 नंबर आर्टिकल में किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है आर्टिकल नंबर 124 में। संसद की बात करेंगे तो ये इसकी एक ट्रिक है, सरल, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सरल। संसद का जिक्र है 79 नंबर आर्टिकल में, राज्यसभा का जिक्र है 80 नंबर आर्टिकल में और लोकसभा का जिक्र है 81 नंबर आर्टिकल में। इन तीनों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? तो इसके लिए आया था साइमन कमीशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हुआ क्या था कि 1919 की जो जांच थी इसी को करने के लिए आया था साइमन कमीशन और इसका गठन होता है 1927 में और ये इंडिया पहुंचता है 3 जून 1928 को। ठीक है, आपको पता है इसका सर्वाधिक विरोध किया था लाला लाजपत राय ने और साइमन गो बैक के नारे भी लगाए थे, जिसके बाद लाठी के प्रहार किए गए इन पर और जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 7 अंग्रेज मेंबर थे और जिसका हेड था सर साइमन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 7 मेंबर अंग्रेज होने की वजह से इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। ठीक है, व्हाइट कमीशन किस कमीशन को कहा गया? तो साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया। ठीक है, और साइमन कमीशन के जो विरोध के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना गया, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हमने आपको बताया कि ये 1927 में बना था और ये इंडिया में पहुंचता है 1928 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन। भारत का प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं ले सकता है। नहीं वर्ड जहां लगाओ उसको आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, नहीं ले सकता, यदि यदि वह एक गठबंधन सरकार चला रहा हो तब भी ले सकता है, सिंपल सी बात है, ले सकता है। वो नहीं पूछा गया, लेकिन उसका राज्यसभा में अल्पमत हो, राज्यसभा से कोई लेन देन है ही नहीं क्योंकि सरकार हमेशा लोकसभा से बनती है, तो ये भी सही है। ठीक है, वह राज्यसभा का मेंबर हो, हाँ ये बात सही है कि जब वो राज्यसभा का मेंबर होगा तो वो लोकसभा में जब उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा रहा होगा तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें हैं? राज्यसभा में सीटें सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी की हैं। ध्यान रखेंगे, दिल्ली और पुडुचेरी को ही यहाँ पे विधानसभा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विधानसभा सिर्फ 2 ही। देखिए, अगर इंडिया की स्टेट की बात की जाएगी तो प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं। उन 8 यूटीज में से सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी को ही 79 नंबर अमेंडमेंट किया गया था, जिसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी को दोनों को विधानसभा दी गई थी। तो दिल्ली और जो पुडुचेरी है इन्हीं के पास राज्यसभा की सीटें भी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑडिट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ध्यान रखिए कि जो CAG होता है, जो CAG होता है, ये क्या कर, इसका जो पद है इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 नंबर तक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना CAG के बारे में। देखिए, जो CAG होता है यही, चाहे वो भारत की संघ सरकार हो, जो संघ सरकार होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, या फिर राज्यों में राज्य सरकार होती है, या फिर यूटीज में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, उनकी किसी भी रिपोर्ट को वो जांच कर सकती है। ध्यान रखना, ये CAG जो होती है ये किसी की भी रिपोर्ट जारी कर सकती है, जांच कर सकती है
और अगर संसद की रिपोर्ट है, संघ की रिपोर्ट है, तो उसे संसद में पेश करेगी, ठीक है, संसद में पेश करेगी। अगर राज्य की रिपोर्ट है तो विधानमंडल में पेश करेगी, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे, ये हमेशा सरकार की रिपोर्ट किसी भी कार्य को होने के बाद जांच करती है, इसीलिए कहा गया है इस पे जो मेन नियंत्रण होता है ये बाहरी नियंत्रण होता है, क्योंकि ये अंदर के कामों का नियंत्रण नहीं कर सकती, क्योंकि रिपोर्ट होने के बाद नियंत्रण करती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, इसका जो नियंत्रण हो जाएगा, एक तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य सरकारों के लेखा कैग द्वारा ऑडिट किए जाते हैं, ठीक है। आंतरिक नियंत्रण भी होता है और बाहरी नियंत्रण भी होता है इसका, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। दोनों को ही नियंत्रण कर सकती है, इसका बाहरी नियंत्रण विभाग होता है, ठीक है। आंतरिक नियंत्रण भी कुछ हद तक सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये भारतीय संविधान के शासनादेश के आधार पर तैयार हुआ था, ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। अगर बात करेंगे तो इसमें केवल 2 नंबर सही है, यानी कि हाँ, एक चीज समझिए कि इसको 1990 में तैयार किया गया था, 1990 में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि भारतीय संविधान के शासनादेश पे नहीं हुआ था, हालांकि ये एक अधिनियम आया था जो कि 1990 के आधार पे इसको बनाया गया था, ठीक है। ये पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो हेड है प्रेजेंट टाइम में वो कौन है? रेखा शर्मा जी है, ठीक, रेखा शर्मा जी है, ठीक है। तो भारतीय संसद में अधिनियम द्वारा तैयार किया गया था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। संविधान की ये संवैधानिक संस्था नहीं है, इसीलिए इसको काट दिया है मैंने। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? देखिए, संसद के सत्र तो 3 होते हैं मैन, लेकिन इसके बीच में कम से कम जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो 6 मंथ का हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। संसद के 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम 6 माह का अंतराल हो सकता है। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है। सबसे लंबा सत्र पूछ लेगा कौन सा होता है, तो बजट सत्र होता है। छोटा सत्र कौन सा होता है? मानसून सत्र होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए, नागरिकता से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नागरिकता का अधिनियम पहली बार कब आया था? तो 1955 में आया था। पूछ लेगा नागरिकता अधिनियम में पहली बार अमेंडमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। देखिए, भारतीय संविधान में भारत की नागरिकता के लिए स्थायी कानून नहीं था शुरुआत में, ठीक है। अनुच्छेद 11 और 12 का प्रयोग करके संसद ने 1955 अधिनियम नागरिकता अधिनियम लागू किया। हुआ क्या था कि देखिए, 11 नंबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद जो है, मतलब कि संसद जो है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो नागरिकता के पॉजिटिव अधिनियम है उनको बना सकती है। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, इसको बनाया किसने था? तो संसद ने बनाया था इसको, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन और इसी से बन जाएंगे, तो आप उनको देख लीजिए। देखिए, जो 1955 का जो अधिनियम है, ये 3 प्रकार से नागरिकता को समाप्त करने की जो पावर है उसको देता है। एक है स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति त्याग देता है अपनी नागरिकता, पर्यवसन। दूसरे देश की अगर कोई व्यक्ति नागरिकता ले लेता है तो उसको भी नागरिकता छोड़नी पड़ती है। और तीसरा होता है देशद्रोह। यार, कोई भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। और नागरिकता को प्राप्त करने की जो 5 विधियां हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जन्म द्वारा नागरिकता, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म इंडिया में हुआ है तो वो भारत का नागरिक है। वंशानुगत, तीसरा होता है पंजीकरण, चौथा है देशीकरण और पांचवा है अर्जित भूमि। अगर किसी भी देश की जो भूमि है अर्जित कर ली है हमने, तो उस जगह पे जो लोग व्यक्ति रह रहे हैं वो सभी व्यक्ति भारतीय माने जाएंगे। जैसे अभी हम पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, अगर इंडिया में शामिल करेंगे तो उसमें जो बलूचिस्तान के लोग रह रहे हैं वो सभी के सभी को हमें भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये बाकी सब पढ़ लेना इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
और अभी जो जैसे CAA चल रहा था हम लोगों का, तो आपको पता है ये सभी CAA भी नागरिकता से संबंधित है। आपको देखो मैंने बता दिया है, आपको 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है, और इसमें से जो नेचुरलाइजेशन है इसके आधार पर नागरिकता और दी जा रही है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं और पारसी हैं, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश, जो पाकिस्तान, मतलब कि जो ये 3 कंट्री है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों कंट्रीज में अगर कोई व्यक्ति इन कम्युनिटीज से है और अगर वो इंडिया में आना चाहता है तो उसके लिए कुछ शर्तों में सुधार किया गया है। इसी को CAA कहा गया था, ठीक है। CAB जब तक वो राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए थे तब तक बिल था, अब बन गया है CAA क्योंकि उस पर राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय में कोई रिक्त पद अधिकतम कितने समय तक भरा जाना चाहिए? देखिए, इसके लिए 6 महीने का समय दिया गया है, ठीक है। अब आप राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रश्न देख लीजिए। मैंने आपको वैसे एक ट्रिक बताई है, आप उसको ध्यान रखेंगे। पकानी कोका द्वयोदशम, ठीक है। इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी याद करने में। पा से होता है राष्ट्रपति का पद, जो कि 52 नंबर आर्टिकल में दिया गया है। का से होता है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये दिया गया है 53 नंबर आर्टिकल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नी से होता है निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ना कि नियुक्ति होती है, तो ये दिया गया आर्टिकल नंबर 54 में, ठीक है। राष्ट्रपति का कोटा 55 नंबर आर्टिकल में दिया है, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद होता है कार्यकाल, 56 नंबर आर्टिकल में दिया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल हमेशा 5 साल का ही होगा, राष्ट्रपति कभी 5 साल से कम कार्यकाल के नहीं आएगा। अगर किसी राष्ट्रपति को अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा देना पड़ता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तब भी जो दूसरा राष्ट्रपति आएगा वो अपना पूरा कार्यकाल करेगा 5 साल के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन की प्रक्रिया 57 नंबर आर्टिकल में है, और राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं बनने के लिए वो 58 नंबर आर्टिकल में है। 59 में दी गई है दशाएं, ठीक है। और शपथ दी गई है 60 नंबर आर्टिकल में दिया है। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसको कौन दिलाता है शपथ? तो हमेशा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लागू होता है तो वो होता है आर्टिकल नंबर 61 में, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन दूसरे सदन में जाने से पहले राष्ट्रपति को 14 डेज का समय दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे देख लीजिए 52 नंबर आर्टिकल में राष्ट्रपति का पद दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? तो हमने लिया है ब्रिटेन से। संघ की कार्यपालिका शक्ति का हेड होता है, 53 नंबर आर्टिकल में दिया है। और राष्ट्रपति के जब तक साइन नहीं होते तब तक कोई भी बिल जो है एक्ट नहीं बनता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन दिया है 54 नंबर में, निर्वाचन की रीति दी है 55 नंबर में, राष्ट्रपति का पदावधि दी है 56 में, 57 नंबर आर्टिकल में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है, ठीक है। 58 नंबर में राष्ट्रपति निर्वाचन की अर्हताएं दी गई हैं। 59 नंबर में दिया है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गई हैं। और 60 नंबर में दिया है शपथ। और 61 में दिया है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 62 नंबर दिया गया है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए समय दिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सख्त नियम दिए गए हैं, वो 71 नंबर में दिए गए हैं। यानी कि आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के किसी प्रकार का कोई भी मतलब कि मामला होता है तो। 72 नंबर में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति दी गई है, ठीक है, ये पूर्ण क्षमा कर सकता है। दंडादेश के निलंबन दिया गया है। परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं 72 नंबर में। 73 नंबर दिया गया है राष्ट्र संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकता है, कोई नया मंत्रालय राष्ट्रपति बना सकता है 73 नंबर आर्टिकल के तहत। 74 नंबर में कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया है, यानी कि जो मंत्री परिषद होता है उसका हेड होता है PM, वो दिया है 74 नंबर आर्टिकल में, ठीक है। 78 नंबर में दिया गया है कि जो PM होता है वो राष्ट्रपति को अपनी जो भी दिन भर में कार्यप्रणाली होती है संसद में उसकी सूचना प्रदान करता है, ठीक है। 80 नंबर आर्टिकल हमने बताया था 79, 80 और 81, इसमें है संसद। और 80 नंबर आर्टिकल में राज्यसभा, 81 नंबर में है लोकसभा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 331 नंबर में ये खत्म कर दिया गया, हालांकि ध्यान रखेंगे इस चीज को। 108 नंबर आर्टिकल में
राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है हमेशा जो लोकसभा का स्पीकर होता है, वही इसकी अध्यक्षता करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताना कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं प्रेजेंट टाइम में वो कौन है, ठीक है। 111 नंबर में राष्ट्रपति के जो वीटो पावर की दी गई है वो 111 नंबर में दिया है, ठीक है। और 123 नंबर आर्टिकल है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। जब संसद के सदन नहीं चल रहे होते हैं तो उस समय राष्ट्रपति किसी भी बिल को जारी करने के लिए एक अध्यादेश लाता है जो 1 साल तक जारी रहता है, ठीक है। 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह या मशवरा मांग सकता है, लेकिन दोनों ही बाध्य नहीं है बात को मानने के लिए, ठीक है। 112 नंबर में दिया गया है जो बजट है उसको पेश करने का जो पावर दी गई है वो राष्ट्रपति को दी गई है। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बोल सकता है इस बजट को पेश करने के लिए। 124 नंबर आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन, तो राष्ट्रपति करता है। 217 नंबर में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। 352, 356 और 360 ये दिया है राष्ट्रीय आपात, और 356 दिया है राष्ट्रपति शासन, और 360 में दिया है वित्तीय आपात। ये तीनों पावर किसको दी गई हैं, तो राष्ट्रपति को ही दी गई हैं। भारत की किस अनुसूची में मतलब कि अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, तो ये 8वीं अनुसूची है। ध्यान रखेंगे शुरुआत में इसमें भाषाएं थी 14, बाद में इसमें भाषाएं हो गई हैं कितनी, तो 22 भाषाएं हो गई हैं, ठीक है। आपको याद होना चाहिए सबसे पहले इसमें सिंधी को ऐड किया गया, ठीक है। फिर इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी नमक जिसे बोलते हैं इनको ऐड किया गया, और बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, मैथिली और संथाली इनको ऐड किया गया। इसको हम लोग शॉर्ट में बोडमास बोलते हैं, ठीक है। ये 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं जो 22 दी गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि साहित्य जो अवार्ड दिया जाता है, जो साहित्य का जो सर्वोच्च अवार्ड दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है, ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है। ये मैंने पूरा टॉपिक कराया है, आप लोग कमेंट करके बताना कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है। देखिए जो अनुसूचियां हैं वो हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो हमारे यहाँ अनुसूचियां हैं प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी। देखिए प्रथम अनुसूची में दिया है भारत संघ और राज्य जो होते हैं उनके बारे में दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरे में वेतन के बारे में दिया गया है। तीसरे में शपथ के बारे में दिया गया है, जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ के बारे में दिया है। जो चौथी अनुसूची है इसमें दिया है राज्यसभा की सीटों के संबंध में दिया गया है, ठीक है। और 5वीं में SC और ST से संबंधित जानकारी दी गई है। जो 6वीं अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो राज्य हैं इनके जो एक तरीके से आरक्षण की बात की गई है, यहाँ भी बात की गई है। 7वीं अनुसूची में यहाँ पे सूची के बारे में बात की गई है। जो 3 प्रकार की सूचियां होती हैं उनकी जिक्र किया है। एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जिक्र किया है। 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिनियम के अधिनियम के बारे में बताया गया है, ठीक है। और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। और जो 12वीं अनुसूची है ये नगरीय निकाय से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। इसके लिए 11वीं के लिए 73वां अमेंडमेंट हुआ था और 12वीं के लिए इसमें 74वां अमेंडमेंट हुआ था जब इसे ऐड किया गया था। और 10वीं के लिए इसमें 52वां अमेंडमेंट हुआ था और 9वीं अनुसूची को फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1955 में, ठीक है। ये BG खैर, बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में बनाया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें इसने अपनी रिपोर्ट पहले सौंपी थी 1956 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है, तो ध्यान रखना विचार और अभिव्यक्ति की जो फ्रीडम दी गई है आर्टिकल नंबर 19 में, जो 19 के जो क्लॉज हैं 1 से लेके जो 7 नंबर तक हैं उसमें E हटा दिया गया है। तो ये सारे क्लॉज दिए गए हैं विचार और अभिव्यक्ति की फ्रीडम से। 19 नंबर का जो A दिया गया है इसी से संबंधित है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये समता का अधिकार दिया है आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया है,
ये हमने दिया है 19 से लेके 22 तक दिया है, और जो हमारे यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है वो 23 से 24 नंबर आर्टिकल में दिया है। धार्मिक फ्रीडम का अधिकार दिया है ये 25 से 28 तक। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दिया है 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है आर्टिकल नंबर 32 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति जो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहता है ने भारत में कितना समय व्यतीत कर लिया हो तो वो मतलब कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, तो 7 वर्ष के लिए। पहले इसके लिए 5 वर्ष का प्रावधान था, अब इसके लिए 7 वर्ष का प्रावधान है। ध्यान रखना इस चीज को कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जो मतलब के चेंजमेंट किए गए हैं। इसमें 4 जो मेन जो अधिनियम है उनको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 352 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो आप ध्यान रखना इस चीज में। यह है, यदि युद्ध या बाहरी आक्रामकता के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसका जम्मू कश्मीर में स्वचालित विस्तार होता है। बिल्कुल सही बात है ये। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो स्वचालित रूप से जम्मू कश्मीर तक नहीं बढ़ सकता है, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। और हाँ, एक चीज देखिए कि देखिए ये पहले का क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन जो 14 नंबर क्वेश्चन है, ये जब 370 जब आर्टिकल नंबर 370 जो है इसको हटाया नहीं गया होगा तब का क्वेश्चन होगा, इसलिए आप क्वेश्चन को उसको काट देना, ठीक है। हम आपको बता देते हैं। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में जम्मू एंड कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। जो आपको ऊपर वाला जो पार्ट है, आप ध्यान रखेंगे, इसको जो पार्ट है तो इसको ऊपर वाले को बना दिया है लद्दाख और नीचे वाले को बना दिया है जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी ये 2 यूटी बना दी गई हैं 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। आप ध्यान रखना ये 2 यूटी हैं। अब इंडिया के जो संविधान है उसके तहत कोई भी कानून बनता है तो इन दोनों यूटीज में भी लागू होता है। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई सशस्त्र विद्रोह के आधार पे अगर आर्टिकल नंबर 352 के तहत जो आपातकाल लगाया जाएगा तो वो अबाध रूप से पूरे भारत में लगेगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में किसने कहा था कि इसे एक ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है? तो ये कहा था प्रोफेसर केटी शाह ने। इन्होंने कहा था कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इस प्रकार से हैं, ये राज्य अपनी इच्छा के अनुसार इसे यूज कर सकता है। इसीलिए कहा बैंक के चेक के समान है। जब राज्य के पास पैसा होगा तब इसको लागू कर सकता है और नहीं अगर होगा तो इसे राज्य लागू नहीं करेगा। इसीलिए आर्टिकल नंबर 37 इसमें ऐड किया गया था, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर डीपीएसपी के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। राज्य के पास पैसा होगा तो राज्य इसको लागू करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। लोकसभा में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा सीटों में आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो ये 57 नंबर अमेंडमेंट हुआ था। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल लोगों को नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो इसके लिए हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 8, ठीक है। इसके लिए मैंने पूरे आर्टिकल्स मैंने कराए हैं। एक आर्टिकल का मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे आपके जो पूछे गए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। देखिए जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण करनी चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। वह लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सत्य बात है। वो संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती है? देखिए आर्थिक और सामाजिक योजना दोनों ही सूचियों में आएगी। संघ और राज्य दोनों की समवर्ती सूची होती है, ठीक है। दोनों सूची में आने के लिए समवर्ती सूची दोनों के लिए ही इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन से के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? तो देखिए ये मौलिक अधिकार के बारे में जो भी बात की जाएगी तो ये आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट बात करता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो इतने ही सारे क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट करके बताना
कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और अगर इस पर कुछ भी सीख मिली हो आपको तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो किसी एक व्यक्ति को भी आप लोग इसे शेयर जरूर कर देना, जिससे कि मतलब कि एक तरीके से चैनल को एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलेगी, जिससे कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट और आपके साथ में लाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इसको शेयर जरूर करना किसी को, ठीक है। हो सके तो अपनी कोई वैल्यूएबल कमेंट जो भी आपको लगे कि इससे सुधार हो सकता है, आप जरूर देना इसमें। थैंक यू दोस्तों।